प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। और प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दहेज प्रथा एक अभिशाप। तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक होने वाला है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बोर्ड के पेपर में टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में आप किस तरह से निबंध लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। फिर बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर में 9 नंबर में पूछा जाता है। फिर बच्चों, आप भी लिख करके आओगे और बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिख करके आएंगे, लेकिन बोर्ड के पेपर में बच्चों को किसी को 9 में, किसी को 7 मिलता है, किसी को 6 मिलता है, किसी को 5 मिलता है, किसी को 8 मिलता है। लेकिन फिर बच्चों, इस वीडियो के देखने के बाद मैं आप सभी को ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में आप 9 में से 9 स्कोर कर सकते हैं। ये मैं 100% दावा के साथ बोल सकता हूं। तो फिर बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को ये पहले बता दे रहा हूँ कि बोर्ड के पेपर में निबंध लिखते समय आप सभी को कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है और निबंध लिखने का सही तरीका क्या है। उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूंगा कि दहेज प्रथा पे किस तरीके से निबंध लिखना है। सबसे पहले प्यारे साथियों, ये जो दहेज प्रथा एक अभिशाप वाला ये टॉपिक है, इसे आप संबंध शीर्षक यहाँ पे देखो, नाम बदल के भी दे सकता है। इसको आप सभी से भ्रमित नहीं होना है। जैसे कि आप ये भी बोल सकता है कि दहेज प्रथा का प्रभाव, ये भी टॉपिक दे सकता है। इस पर भी निबंध लिखने का तो सेम टू सेम सारा का सारा प्रोसेस एकदम यही रहने वाला है। कोई भी टॉपिक आपका बदलेगा नहीं। जैसा कि आपका ये भी टॉपिक दे सकता है कि दहेज प्रथा कारण और निवारण। तो दोनों टॉपिक यानी कि तीनों टॉपिक में से कोई अगर एक टॉपिक दे देगा तो आपको सेम टू सेम यही कंटेंट लिखना है। आप सभी को कंटेंट को चेंज नहीं करना, ठीक है। इतना बात हो गया। अब आइए, सबसे पहले बच्चे करते क्या है, गलती कर देते हैं। निबंध लिखते तो हैं लेकिन गलतियां कर देते हैं। लेकिन आपको इसमें गलती नहीं करना। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी कोई भी अगर निबंध लिख रहे हो तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे एक छोटा सा रूपरेखा तैयार करना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। रूपरेखा अगर आप तैयार नहीं करते हो तो आपका एग्जामिनर आपका यहीं पे 2 नंबर काट देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट, कहाँ पे कौन सा हेडिंग लिखो है, उसको पता ही नहीं चलेगा। ये लेकिन यहाँ पे अगर आप रूपरेखा लिख देते हो तो उसको 1 नंबर की सबसे पहली जानकारी यही मिल जाएगी कि रूपरेखा में आप कौन सी टॉपिक इंक्लूड किए हो, कौन कौन सा हेडिंग लगाए हो, उसको तुरंत पता चल जाएगा। तो 2 नंबर तो आपका यहीं से पक्का मिल जाएगा। बाकी आप सभी के 7 नंबर आगे आपको पढ़ के वो आसानी से दे देगा। 9 में 9 आपका यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाला है। सब कुछ मैं आप सभी का स्कोर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, छोड़ के मत जाना, स्किप मत करना, शुरू से एंड तक जरूर देखना। आइए, सबसे पहले पहले बच्चों, आप सभी को रूपरेखा में ये 6 टॉपिक लिखना है। कौन कौन सा? सबसे पहले रूपरेखा में जो पहली हेडिंग होती है वो होती है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। इस प्रस्तावना वाले हेडिंग को सबसे बढ़िया से ब्लू या ब्लैक पेन से आप सभी को लगा करके एकदम बढ़िया से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे, अगला हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा का स्वरूप। अभी बताऊंगा इसमें कौन कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन कौन सा शब्द लिखना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अपने जिंदगी का 10 मिनट बस खाली निकाल लो, आपका 9 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलो, अब अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों, वो होने वाला है कि दहेज प्रथा की विकृति के कारण। भाई, ये जो दहेज प्रथा है क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है, क्यों मतलब इसको लोग फॉलो कर रहे हैं, क्यों दान दहेज ले रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है। जब आप ये हेडिंग लिख दोगे यहाँ पे दहेज प्रथा से हानि, दहेज प्रथा से कौन कौन सी हानि है इसके बारे में आप सभी को लिखना है। सब कुछ बताऊंगा कि कौन कौन सी हानियाँ होती है जिसकी वजह से बहुत से सारे बच्चों को दिक्कत करना पड़ता है, ठीक है। सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। और अगला जो हमारा 5वां पॉइंट है वो आप सभी को हेडिंग लिखना है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं। इसको भी आप सभी को बताऊंगा वो कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से उपाय आप रख सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। और प्यारे बच्चों, अंत में जो बच्चे गलती करते हैं वो उपसंहार की हेडिंग लिखना भूल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले रूपरेखा तैयार करना है, उसके बाद प्रस्तावना वाली हेडिंग को लिखना है और अंत में कुछ लिखो चाहे मत लिखो, प्रस्तावना वाली हेडिंग को और यहाँ पे उपसंहार वाली हेडिंग को
पक्का लिख के जाना है, वरना बोर्ड में बहुत बड़ी गलती कर दोगे, आपका नंबर यहीं से कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों टॉपिक जो कि निबंध के जान होते हैं, इसको जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस टॉपिक में कौन कौन सा पॉइंट लिखना है। सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तावना वाली हेडिंग में, और यहाँ पे लगा देंगे दहेज। यद्यपि प्राचीन काल से ही चली आ रही है, परंतु वर्तमान काल में इनसे जैसा विकृति रूप धारण कर लिया है, ठीक है। ये क्या है भाई, एक विकृति मतलब कि बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। कौन? ये जो हमारा दहेज प्रथा है, उसकी कल्पना भी किसी ने न की थी। हिंदू समाज के लिए आज यह एक अभिशाप बन गया है। क्या बन गया है? एक श्राप बन गया है, ठीक है, जो समाज के अंदर से खोखला करता जा रहा है। अनेक समाज सुधारकों द्वारा इसे रोकने के भरसक प्रयत्न किए गए, परंतु भौतिक उन्नति के साथ साथ यह कुप्रथा विकराल रूप धारण करती जा रही है। अतः इस समस्या के स्वरूप, कारणों एवं समाधान पर विचार करना नितांत आवश्यक है। यानी कि बहुत ही मतलब जरूरी टॉपिक है कि भाई हम इस दहेज को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं, इस पर हमें विचार करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अब तो हमारा हो गया प्रस्तावना। अब इसी में हम लिखेंगे कि दहेज प्रथा का स्वरूप, ठीक है। अब इसमें हम लिख देंगे कि कन्या के विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता वर पक्ष के सम्राट जो दान दक्षिणा भेंट वर्ता देते हैं, वह दहेज कहलाता है। यह प्रथा बहुत ही प्राचीन है। श्री रामचरितमानस के अनुसार जानकी जी को विदा करते समय महाराज जनक ने भी प्रचुर दहेज दिया था, जिसमें धन संपत्ति, हाथी घोड़े, खाद्य पदार्थ आदि के साथ साथ दास दासियां भी थी। यही दहेज का वास्तविक स्वरूप है, किंतु आज इसका स्वरूप अत्यधिक विकृति हो चुका है। आज वर पक्ष अपनी मांगों की लंबी सूची कन्या पक्ष के सामने रखता है, जिसका पूरा न होने पर विवाह टूट भी जाता है। आज तो स्थितियां यहाँ तक विकृति हो चुकी है कि इच्छित दहेज पाकर भी कई पति अपने पत्नी को प्रताड़ित करते हैं और उसे आत्महत्या तक भी विवश कर देते हैं, ठीक है। तो इतना सारा कुछ क्या करना पड़ता है, दहेज प्रथा का स्वरूप होता है, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों हम इसमें ये बताएंगे कि दहेज प्रथा के विकृति के वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, जो कि आप सभी को इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। एक एक चीज़ को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला जो रीजन है आप सभी को इसमें लगाना है कि भौतिकवादी जीवन दृष्टि, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा के अंधाधुंध प्रचार के फलस्वरूप लोगों का जो जीवन है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर घोर भौतिकवादी बन गया है, जिसमें धन और सांसारिक सुख भोग की प्रधानता हो गई है। यही दहेज प्रथा की विकृति का सबसे प्रमुख कारण है, ठीक है। अगला हम इसमें ये लगाएंगे वर चयन का क्षेत्र सीमित हिंदुओं से में विवाह अपनी ही जाति में करने की प्रथा है, फलतः वर चयन का क्षेत्र बहुत अधिक सीमित हो गया है, ठीक है। अपनी कन्या के लिए अधिकाधिक योग्य वर प्राप्त करने की चाहत लड़के वालों की दहेज मांगने हेतु प्रेरित करती है, ठीक है। इतना चीज़ हम इसमें लिख देंगे। और अंत में हम यहाँ पे ये हेडिंग लगाएंगे कि विवाह की अनिवार्यता, ठीक है। हिंदू समाज में कन्या के विवाह माता पिता का पवित्र दायित्व माना जाता है। यदि कन्या अधिक आयु तक अविवाहित रहे तो समाज माता पिता की निंदा करने लगता है। फलतः कन्या के जो हाथ होते हैं पीले करने की चिंता वर पक्ष द्वारा उनके शोषण के रूप में सामने आ जाती है, ठीक है। इतना चीज़ हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि भाई कौन कौन से रीजन है जो कि इस दहेज प्रथा को क्या कर रहा है, विकराल रूप धारण करवा रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम इसमें ये लिखेंगे कि दहेज प्रथा से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हानियाँ है जो क्या हो रही है, दहेज प्रथा से हो रही है। तो सबसे जो पहली हमारे पास हानियाँ है वो है कि नव युवतियों का प्राण नाश समाचार, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे बालिकाएं हैं क्या कर रही है, अपने आप को मतलब कि प्राण न्यौछावर कर दे रही है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि पत्रों में प्रायः प्रतिदिन ही दहेज के कारण किसी न किसी नव विवाहिता को जीवित वाला या जीवित जला डालने वाला अथवा मार डालने के अत्यधिक हृदय विदारक समाचार निकलते ही रहते हैं, ठीक है। इस कुप्रथा के कारण न जाने कितनी ललनाओं की जीवन नष्ट हो गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हम लिख सकते हैं। दूसरा का हम ये लिख सकते हैं कि ऋणग्रस्तता, मतलब कि दहेज जुटाने की व्यवस्था के कारण कितने भी माता पिताओं ने कमर आर्थिक दृष्टि से टूट जाती है, ठीक है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि मतलब अगर दहेज मतलब नहीं जुट पाता है तो उनका क्या हो जाता है, बेसहारा हो जाते हैं और कहीं से ना कहीं से वो लोन लेकर के क्या करते हैं, वो अपना दहेज कर्ज के रूप में डोनेट करते हैं, देते हैं किसको, मतलब लड़के वाले को, ठीक है। अगला हम ये लिख सकते हैं पॉइंट कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अब इस मतलब कि दहेज प्रथा से क्या हो रहा है भाई, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जैसे कि मतलब इस प्रथा के कारण भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।
कन्या के दहेज के लिए अधिक धन जुटाने की व्यवस्था में पिता भ्रष्टाचार का आश्रय लेता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, भ्रष्टाचार को मतलब अपना लेता है। ठीक है, अगला हम इसमें पॉइंट ये लिखेंगे कि अविवाहिता रहने की व्यवस्था, मतलब कि दहेज अगर ना जुट पाने की वजह से क्या होता है, लड़की वालों मतलब कि अगर टाइम पे अगर दहेज नहीं जुट पाया तो लड़की मतलब कि जीवन भर भी क्या हो सकती है, अविवाहित भी रह सकती है। ठीक है, अगला हम इसमें पॉइंट ये लिखेंगे प्यारे बच्चों, दहेज क्या है कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, उपाय। ठीक है, अब इस हम दहेज प्रथा को उपाय मतलब कि समाप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि जीवन के भौतिकवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि कन्या को स्वावलंबी बनाना, यानी कि जो भी कन्याएं हैं, लड़की है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई दे करके, शिक्षा दे करके, हम उचित शिक्षा दे करके, कहीं नौकरी चाकरी में उसे लगा करके जब कमाने लगेगी ऑटोमेटिक अपने पैरों पर खड़े होकर के कहीं ना कहीं अच्छे मतलब कि अपने हिसाब से शादी विवाह कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद से नवयुवकों को स्वावलंबी बनाना, अगर लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, इतना प्यारा बच्चों अगर आप सभी लोग लिख देते हो, समझ लेते हो तो ठीक है, आपका तो नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद से अंत में यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वर का यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चयन की यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना कन्या के माता पिता को चाहिए कि वे अपनी कन्या के रूप, गुण, शिक्षा, क्षमता और अपनी ही आर्थिक स्थिति के विचार करके ही अपने वर का चुनाव करें। विवाह मतलब अपने नियम हिंदू धर्म के हिसाब से या जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म के हिसाब से मतलब कि विवाह होना चाहिए। ठीक है, कठोर दंड और सामाजिक बहिष्कार हो जाना चाहिए कि भाई जो भी कठोर दंड है उसको नहीं देना चाहिए। अपराधी कानून के हिसाब से मतलब इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, हत्या वगैरह नहीं करना चाहिए। इतना प्यारा बच्चों लिखने के बाद अब हम अंत में क्या लिखेंगे, उपसंहार वाले टॉपिक हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये टॉपिक आप सभी को भूलना नहीं है, अंत में पक्का लिखना है क्योंकि यही टॉपिक आप सभी को नंबर दिलाने वाला है। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे कि निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है, जिसे मिटाने के लिए समाज और शासन के साथ साथ प्रत्येक युवक युवती को भी कटिबद्ध होना पड़ेगा। जब तक समाज में जागृति नहीं जगेगी दहेज प्रथा के दैत्य से मुक्ति पाना कठिन है। राजनेताओं, समाज सुधारकों और युवक युवतियों सभी के सहयोग से दहेज प्रथा का अंत हो सकता है। संप्रति समाज में नव जागृति आई है और इस दिशा में सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। तो फिर बच्चों अगर आप इस ढंग से, अगर जितना मैंने यहाँ पे आप सभी को पूरा पॉइंट बताया, अगर आप इस 6 पॉइंट को मतलब फॉलो करते हो, जो भी आप सभी को मैंने यहाँ पे मतलब कि रूपरेखा तैयार किया था और उसमें 6 टॉपिक इंक्लूड किया था, अगर आप 6 टॉपिक इंक्लूड करके बढ़िया से लिखते हो, एकदम इसी ढंग से लिखते हो तो बोर्ड के पेपर में आपका 9 में 9 नंबर कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।